आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट्स कर पाओगे या इग्नोर कर पाओगे और इस चैप्टर को समझ पाओगे। इस चैप्टर की मैं आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने डॉक्टर एनी बेसेंट की भाषण कला के विषय में क्या कहा था? इन्होंने कहा था, संसार के महानतम वक्ताओं में से एक है जो डॉक्टर एनी बेसेंट की है भाषण कला। ठीक है। दूसरा है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति के विषय में क्या कहा है? उत्तर में देखिए, भारतीय धर्म तथा संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ बताया है। ठीक है। तीसरा है, डॉक्टर एनी बेसेंट किसकी शिष्य बन गई थी? उत्तर में डॉक्टर एनी बेसेंट मैडम ब्लावटस्की की शिष्य बन गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने शिक्षा काल का विभाजन किन किन अवस्थाओं में किया? पहला, जो प्रथम अवस्था है 1 से 7 वर्ष तक, जो दूसरी अवस्था है 7 से 14 वर्ष तक और तीसरी अवस्था है 14 से 21 वर्ष तक। ये 3 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया शिक्षा को। अगला है, पाठ्यक्रम निर्धारण में उपयोगिता के सिद्धांत का क्या आशय है? शिक्षा की व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये हमारे एक एक लाइन के अति लघु उत्तर थे। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? आंसर में, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति स्वस्थ बने, बुद्धिजीवी और धर्म से जुड़ा रहे। अब पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है, एनी बेसेंट बच्चों की शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान की ओर पक्ष में थी। मतलब इनका मानना था कि बच्चों का जो है शारीरिक बल अच्छा बना रहे, मतलब शारीरिक जो शिक्षा है उसको देना। शारीरिक बल है वो भी है और उसमें इन्वॉल्व है शारीरिक शिक्षा, मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी, जिससे स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली शरीर का निर्माण हो, बच्चा अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। ठीक है। दूसरा है, मानसिक विकास को शिक्षा का दूसरा उद्देश्य माना, जिससे प्राप्त ज्ञान से बाह्य जगत से आत्मसार कर सके और इसके अलावा कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क तथा चिंतन शक्ति का निर्माण हो। तो अब मानसिक विकास से ये हो जाता है कि बालक जो है आत्मसार हो जाता है, मतलब खुद से निश्चय कर लेता है सही गलत का है, और उसके बाद अच्छा विचार कर लेता है क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, और अच्छी अच्छी कल्पनाएं करता है। ठीक है। तो ये सब हो जाता है मानसिक विकास से। अगला पॉइंट है, एनी बेसेंट बालकों को धर्म की शिक्षा देने में पक्ष में थी, क्योंकि धर्म के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय गुणों का विकास होता है। ठीक है। धर्म की शिक्षा भी इन्होंने पक्ष में थी, मतलब धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए। चौथा है, एनी बेसेंट ने व्यक्तित्व के विकास से संबंधित संतुलन को बनाए रखने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को आदर्श गुणों को विकसित करने पर बल दिया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है, एनी बेसेंट ने शिक्षा का पाठ्यक्रम किस आधार पर तैयार किया और उसे कितने स्तरों में विभाजित किया? पहला है पाठ्यक्रम का आधार। तो इसमें इन्होंने पॉइंट बताया है, पहला, व्यक्ति की भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति जो होता है उसकी अलग अलग भिन्नता रहती है। ठीक है। एक दूसरे से अलग रहता है, तो ये पहले पॉइंट में बताया है। दूसरा है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इससे यह होता है कि बालक जो है अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है और
जब वह रुचि लेता है तो बड़ी अच्छी तरीके से वह कार्य को संपन्न भी करता है। तीसरा है पाठ्यक्रम आदर्शवादी व दार्शनिक हो और उसका प्रभाव जीवन की व्यवहारिक उपयोगिता पर हो। मतलब कि पाठ्यक्रम एक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का हो, मतलब जो बालक है उसका अच्छे संस्कार रूप से विकास हो, ठीक है, अच्छे आचरण से। तो अब अगला है पाठ्यक्रम का स्तर। अब देखिए, अब जो मैं था अति लघु में पाठ्यक्रम का स्तर किस प्रकार से विभाजित है। पहला है 5 तक की अवस्था में बालकों को ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें लिखना, पढ़ना, खेलकूद, भाषा का ज्ञान, गणित की अवधारणा आदि सम्मिलित हो। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है। अब ये हमारा दूसरी हेडिंग हो गई, पाठ्यक्रम का स्तर, ठीक है। ये पहली हमारी हेडिंग ये हो गई थी, पाठ्यक्रम का आधार, ठीक है। अब इसमें हम पहला पॉइंट हमने ये जान लिया। अब दूसरा है इसमें 5 वर्ष से 7 वर्ष के लिए छात्रों को स्वास्थ्य की जानकारी, धार्मिक जानकारी, कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र एवं सेवा आदि गुणों को विकसित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का निर्माण हो। अब जो 5 से 7 वर्ष का जो बच्चा रहता है उसको इन सभी के बारे में जानकारी देना चाहिए, धर्म के बारे में, महापुरुषों के बारे में, कहानियों के बारे में, जिससे उसे सीख मिले। तीसरा है, इसके अलावा 11 से 14, 14 से 16, 16 से 21, मतलब कि 11 से 21 में ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित हो जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि आदि विषयों को सम्मिलित किया जाए और वह जीव को पार्जन के उद्देश्य से दी जाए। मतलब जो बालक है वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके, है ना। जैसे भाषा, गणित हुआ, इन सभी के कारण उसका क्या है, सर्वांगीण विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एनी बेसेंट द्वारा जो शिक्षा योजना तैयार की गई उसका वर्णन करें। अब हम पॉइंटों में जानते हैं। पॉइंटों में क्यों जानते हैं, इसका मैंने आपको कई बार बताया है कि पॉइंटों में अच्छी तरीके से हमें याद हो जाता है। इसका देखिए पहला पॉइंट है, ये है एनी बेसेंट तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण किया जिससे प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है, पिछड़े वर्गों को सामान्य तथा उद्योग शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा है, जिन लोगों की शिक्षा अधूरी रह गई है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रात्रिकालीन शिक्षा व्यवस्था की जाए। इसके अलावा नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने की बात को कहा गया। मतलब हर एक शिक्षा देने को कहा गया। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था कई बार। प्रौढ़ शिक्षा वो होती है जिनका जो बिछड़ गए हैं, जैसे हमारे पूर्वज लोग हैं, जैसे दादा दादी हैं, तो अब ये पढ़ नहीं पाए उस टाइम, तो इनके लिए एक अलग से क्लास ली जाए, एक अलग से अध्ययन किया जाए जिसमें इन्हें किताब को पढ़ना, लिखना, अपना नाम लिखना, ये सब वगैरह सिखाया जाए, ठीक है। ये कहलाती प्रौढ़ शिक्षा। आगे देखिए इसी के, डॉक्टर एनी बेसेंट तत्कालीन भारतीय समाज की दशा देखते हुए कहा था कि आधुनिक नैतिकता भारत का हृदय नष्ट किए जा रही है, इसलिए शिक्षा के माध्यम से लोगों में विकास किया जाना चाहिए और इसी के साथ उसमें अनुशासन होना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी हो सकता है और उसके साथ भी वह अनुशासन भी हो जाता है, ठीक है, उसमें अनुशासन भी अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के लिए लोगों के विचारों को व्यक्त करें। महात्मा गांधी ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा,
संसार के महानतम वक्ताओं में से एक हैं। ये हमने अति लघु में भी जान लिया था। क्योंकि अब ये क्यों कहा गया था, महात्मा गांधी ने क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि वे जो कुछ विश्वास करती हैं वही बोलती हैं और उसी के अनुसार कार्य करती हैं। उनके अपने विश्वासों में साहस है और वे अपने शब्दों को कार्य रूप परिणत करती हैं। यानी बेशक विश्वास रखती हैं, जो बोलती हैं वह उसी के अनुसार वह कार्य करती हैं। ठीक है, और उनके अपने विश्वासों में साहस होता है एक, तो वो जो अपने शब्द कहा करती थी उनके अनुसार वह चलती थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इनका प्रशंसा की थी, महात्मा गांधी ने। अब देखिए जो एक और हैं सी.वाई. चिंतामणि, ये भी एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भी कुछ कहा था। यद्यपि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली हैं, फिर भी इनकी आत्मा तथा आस्था हिंदू धर्म से प्रभावित है। उन्होंने भारत को अपनी मातृभाषा समझकर सेवा की और जहाँ तक उनके त्याग और प्रेम का संबंध है, कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। ये है किनके अनुसार? सी.वाई. चिंतामणि के अनुसार। अब फिर से महात्मा गांधी ने कुछ कहा इनके बारे में। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य सेवाओं की स्मृति भी अमर रहेगी। मतलब जो जो उन्होंने समाज में सेवाएं की हैं, प्रदान की हैं, अपना वर्णन किया है, लोगों को उनकी राह दिखाई है, उनका विकास किया है, तो इनके बारे में हमेशा जो है इनका नाम रहेगा। जैसे कि अभी हम इनके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये एक पूरा लेसन ही है इनके नाम पर, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखिए। अपने भारत को अपनी दबक मातृभाषा स्वीकार कर इसके प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। ये इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे? डॉक्टर एनी बेसेंट तत्कालीन शिक्षा से संतुष्ट नहीं थी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने से है और इस विकास के साथ आध्यात्मिक जगत से संबंध स्थापित करने से है। पहला पॉइंट इसमें क्या बताया गया है? शिक्षा के द्वारा संस्कृति और सभ्यता की भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार में परिमार्जन कर सके। संस्कृति और सभ्यता से ये होता है कि उसको पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है, उसके अनुसार वह विचार करता है। ठीक है। दूसरा है, शिक्षा के माध्यम से उन्हें क्रियाशील बनाना, उसमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना। शिक्षा केवल उपाधि प्राप्त करना नहीं है और ना ही रटी रटाई बातों को लिख देने से है। शिक्षा तो व्यक्ति की दृष्टिकोण परिवर्तन लाने कार्य करती है। ये अच्छी लाइन बोल दी इन्होंने कि शिक्षा केवल रटी रटाई बातों से नहीं है, मतलब कि रटी रटाई लिखना पढ़ना से नहीं है। शिक्षा वो है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और वह अपने जीवन में आगे बढ़े, ना कि ये कि उसने बस स्कूल मतलब जैसे शिक्षा ग्रहण की, लिखा पढ़ा लिखा रट्टू तोता की तरह और एक पशु की तरह, एक जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो केवल ये नहीं है शिक्षा। शिक्षा वो है जिससे कि वह अपना विकास कर सके, समाज का विकास कर सके और अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, और लोगों का कल्याण करे, है ना, और अच्छी विचारधारा रखे अपने माइंड में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए, शिक्षा तो
व्यक्ति की दृष्टिकोण परिवर्तन लाने कार्य करती है। शिक्षा को विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे ज्ञानेंद्रियों, शिक्षण और उससे प्राप्त अनुभवों के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। काफ़ी छोटा था वैसे, लेकिन इसमें समझने लायक काफ़ी अच्छा कुछ था। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।